Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to start with another chapter for class 12 political science. Name of the chapter is Democratic Resurgence. According to your book, this chapter is known as the Crisis of Democratic Order, which is chapter 6 for class 12 political science book India Since Independence. But now according to the revised syllabus, title of this chapter is changed to Democratic Resurgence. So before I start the class, if you are new to my channel, then do subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। ये जो चैप्टर है इसका ये पार्ट 1 है, बाकी के पार्ट्स भी मैं साथ के साथ अपलोड करूंगी और मेरे जो बाकी वीडियोस हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के और इंग्लिश के, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। सो शुरू करते हैं आज की क्लास, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। You must understand the meaning of this word resurgence. When we talk about resurgence, so it is a kind of revival. आप ये कह सकते हो कि भी कोई भी जो सिस्टम है या कोई भी पॉलिसी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको रिवाइव करना या उसको रिफॉर्म करना। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, सो बेसिकली हम डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे 1971 में, एक्चुअली 1967 के बाद पॉपुलैरिटी कम हुई थी कांग्रेस की, और उसके बाद लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस को लीड किया और एक तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस कुड बी सीन ड्यूरिंग दैट पीरियड. नाउ व्हेन दिस इलेक्शन वाज फॉट इन 1971, सो द स्लोगन गिवन बाय इंदिरा गांधी वाज गरीबी हटाओ. तो अब जब 1971 के बाद वाला जो पीरियड था, so ये जो पीरियड था, this period was actually considered to be, or you can say that the decline of democracy could be seen here, could be termed कि decline हो रहा था डेमोक्रेसी का. This was the opinion of people in this country. तो इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो इस पीरियड में she was emerging as a towering leader, you can say, gaining lot of popularity. लेकिन जो पार्टीज थी या कांग्रेस पार्टी भी जो थी, उसका जो कंपटीशन था विद इन द पार्टी ऑल्सो, इट वॉज बिकमिंग बिटर. और यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, दिस वॉज अ काइंड ऑफ टेंशन विच अरोज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशियरी. जुडिशियरी का ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, दे वर वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और गवर्नमेंट का ये कहना था, कांग्रेस गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी हेड कर रही थी, उनका कहना था कि जुडिशियरी वाज इंटरफेयरिंग एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज. जो ये पार्टीज थी जो कांग्रेस के अगेंस्ट थी, दीज पार्टीज ऑल्सो फेल्ट दैट द पॉलिटिक्स वाज बिकमिंग टू पर्सनलाइज. बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो रही थी पार्टी पॉलिटिक्स जो थी. उसकी वजह से यहाँ पे जो अब सिचुएशन थी कंट्री में, दैट वी शुड डिस्कस. In the elections of 1971, Congress had given the slogan of Garibi Hatao. However, the socio-economic condition did not improve much. The Bangladesh crisis had put a heavy strain on India's economy. हमने इससे पहले बात की थी लास्ट चैप्टर में कि 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था और उसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर फेस की थी. और बांग्लादेश क्राइसिस होने की वजह से एक और जो इश्यू सामने आया वो था लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रिफ्यूजीज, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज इन आवर कंट्री. तो उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे हैवी स्ट्रेन कुड बी सीन. दिस वाज फॉलोड बाय वॉर विद पाकिस्तान. यूएस स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया. दिस वाज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. यूएस ने इंडिया से जो भी इकोनॉमिक एड उस वक्त इंडिया को मिल रही थी वो सब बंद कर दी. इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस देखे गए थे. ऑयल प्राइसेस इंक्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, और जब ऑयल के प्राइसेस बढ़े इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑब्वियसली जो कंट्री में, हमारी कंट्री में उसके इफेक्ट्स जो थे देखे जा सकते थे. इट लेड टू एन ऑल राउंड यू कैन से इंक्रीज इन प्राइसेस. सो कमोडिटीज जो थी, इवन जो बेसिक कमोडिटीज लोगों को जरूरत थी, उनके प्राइसेस भी बढ़ गए थे. So this was the, you can say, economic context. यहाँ पे हम आगे अभी बात करेंगे इमरजेंसी की. So this was the economic context which we have discussed.
जो हमारी कंट्री में उस वक्त चल रहा था। और यही सारी चीजें थी, ये जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी, ऑपोजिशन पार्टीज का मानना था दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन। देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच कुड बी सीन ऑल अराउंड, प्राइस राइज था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसेस में या गवर्नमेंट मशीनरी में करप्शन थी। ये सारी चीजें बिल्डअप हो रही थी इस वक्त सिस्टम में, और ये जो बिल्डअप हो रही थी इसकी वजह से यहाँ पे बोला गया दैट द डेमोक्रेसी वाज एट डिक्लाइन इन आवर कंट्री। डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा था, एंड दिस इज हाउ द चैप्टर इज रिलेटेड, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। So this was felt that there was a need to revive the democratic system in our country. यहाँ पे दो मूवमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर में दी हुई हैं, गुजरात मूवमेंट एंड बिहार मूवमेंट। ये मूवमेंट्स क्या थी, इनकी कॉजेस मतलब रीजंस, इनके किसने इनको लीड किया, क्या इनकी अचीवमेंट्स थी, ये आपको पता होना चाहिए। सो 1970s का ये जो पीरियड था, यहाँ पे दो मेन मूवमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, गुजरात मूवमेंट एंड बिहार मूवमेंट्स। सो गुजरात मूवमेंट जो थी उसके जो रीजंस थे, द रीजंस वर राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल, करप्शन इन हाई प्लेसेस। ये तुम्हें 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये जो मूवमेंट थी इट वाज लेड बाय मेजर ऑपोजिशन पार्टीज। जो कांग्रेस की अपोजिशन में जो पार्टीज थी वो पार्टीज थी यहाँ पे जो इसको मेनली लीड कर रही थी। मोरारजी देसाई जो पहले कांग्रेस लीडर थे, सो मोरारजी देसाई ऑल्सो अनाउंस्ड that he would go on an indefinite fast if fresh elections were not held in the state। यहाँ पे जो मेन डिमांड की गई वो थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त वहां पे रूल कर रही थी, ऑब्वियसली इट वाज अ कांग्रेस रूल्ड स्टेट, तो यहाँ पे डिमांड की गई कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस को डिसॉल्व किया जाए और फ्रेश इलेक्शंस कराए जाए। फ्रेश इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बने फिर ये प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए। सो दीज वर द रीजंस। It was led by major opposition parties. In fact, जयप्रकाश नारायण के बारे में मैं अभी आगे बात करूंगी। He also had visited. He met students here in Gujarat, and he was very impressed by the participation of students in this movement. उसके बाद अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, so इसका रिजल्ट जो हुआ था that was quite positive. Fresh elections were held in Gujarat and Congress was defeated. So elections हुए गुजरात में और उसकी वजह से कांग्रेस डिफीट हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट गुजरात मूवमेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बिहार मूवमेंट। सो बिहार मूवमेंट वाज आल्सो, इट वाज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट्स, इनिशिएटेड बाय द स्टूडेंट्स यू कैन से, एंड इट हैपेंड इन 1974। इसके भी जो रीजंस थे वो मेनली यही थे, राइजिंग प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड स्कार्सिटी, करप्शन। ये क्योंकि लोग, आम जनता जो थी वो ये सारे के सारे इश्यूज फेस कर रही थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण वाज अ फ्रीडम फाइटर, ही वाज अ वेटरन सोशलिस्ट, एंड ही वाज आल्सो पॉपुलरली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड ही वाज अ गांधीयन फॉलोअर। तो जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया जो बिहार मूवमेंट थी। इनफैक्ट ही गेव अ कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, मतलब पूरा का पूरा वो चाहते थे यहाँ पे ये जो सिस्टम था ये रिवाइव होना चाहिए, और टोटल रेवोल्यूशन उन्होंने यहाँ पे अनाउंस की। ही इज नोन फॉर 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। उनका अगर हम बात करें इंडिया की जो पॉलिटिक्स है या हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 3 चीजों के लिए बात की गई है। फर्स्ट थिंग इज फाइट अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के खिलाफ थे वो, करप्शन के खिलाफ वो उन्होंने आवाज उठाई। सेकेंड इज कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। नाउ व्हाट इज दिस कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो एक इस तरीके की सोसाइटी की उन्होंने यहाँ पे बात की, विच वॉज मेड बाय स्मॉल कॉम्पैक्ट कम्युनिटीज। छोटी छोटी कॉम्पैक्ट कम्युनिटीज जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो, पास पास है, उन कम्युनिटीज से एक समाज बनाया जाए, और जहां पे द इंडिविजुअल पोजेस्ड बाय ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो इंडिविजुअल उस सोसाइटी का मेंबर है उसके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए अपनी कम्युनिटी के प्रति। सो दिस इज अ सोसाइटी विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल कॉम्पैक्ट कम्युनिटीज in which the individual is possessed by
a sense of community, and he is also able to participate in the process of decision making. So basically this level you can say now could be related to the level of ग्राम सभा. तो यहाँ पे उन्होंने कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की बात करी. जब हम कम्युनिटेरियन सोशलिज्म की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि इंडिया शुड बी व्यूड एज अ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज विथ 3 लेयर्स. 3 लेयर्स होनी चाहिए कंट्री की या एक देश की, नेशन की अगर हम बात करते हैं. फर्स्ट सबसे जो शुरुआत है दैट शुड बी द कम्युनिटी. उसके बाद रीजन, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो. उसके बाद जो वो डिफरेंट कम्युनिटीज किसी एक रीजन का हिस्सा है, और लास्ट में आएगा राष्ट्र, बट दैट वुड बी एट द टॉप. So communities, region and Rashtra. He also advocated transformation of individual, society and state. सबकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअल की भी, सोसाइटी की भी और स्टेट की भी. और जब उन्होंने यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की तो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए कि ट्रांसफॉर्मेशन किस किस लेवल पे होनी चाहिए. He talked about the transformation, basically moral transformation, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ थे. तो मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी था यहाँ पे, चाहे हम लीडर्स की बात करें, लोगों की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें. मोरालिटी शुड हैव बीन द मेन कंसिडरेशन हियर. कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, इकोलॉजिकल, बिकॉज ही ऑल्सो रिलेटेड दी, बिकॉज एनवायरमेंट, व्हेन मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, तो नेचर की ट्रांसफॉर्मेशन होना लोगों के द्वारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे. सो मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन. These were all, you can say, the pillars of transformation or principles of transformation which Ram Manohar Lohia talked about. तो गुजरात मूवमेंट ये रही, बिहार मूवमेंट ये रही. बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज भी की गई, जैसे कि घेराव किए गए, डेमोन्स्ट्रेशंस की गई, स्ट्राइक्स की गई, तो ये प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए. तो ये सारी एक्टिविटीज थी जो यहाँ पे अंडरटेक की गई. नाउ आई विल, अभी मैं क्या डिस्कस करूंगी आज की पूरा का पूरा जो राम मनोहर लोहिया का रोल था उसको हम डिस्कस करेंगे. वहां तक जहां तक हम ये देखेंगे कि इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई इंडिया में 1975 में, तो वो कैसे हुई. ये हमने पूरा कम्युनिटेरियन सोशलिज्म पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि जयप्रकाश नारायण का क्या रोल रहा. आने वाला जो ये टाइम था फॉलोड बाय दीज मूवमेंट्स, उस वक्त का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था उसके बारे में. Let's continue with the background to emergency. So जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ पे बोला that the essence of transformation, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने बात की, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, he said the essence of transformation revolves around men who could be the real catalyst of change in India. तो अगर ये बदलाव आना था तो इसके लिए मेनली जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी that lied on the individuals or the men. When he said this statement you should remember because ये 1 mark question में पूछी जा सकती है. जयप्रकाश नारायण wanted to spread the Bihar movement to other parts of the country. ये जो बिहार मूवमेंट थी, गुजरात मूवमेंट पहले हो चुकी थी, और उसके बाद ये जो बिहार मूवमेंट थी, अब वो इस मूवमेंट को स्प्रेड आउट करना चाहते थे कंट्रीज के और रीजन्स में भी जहां पे सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द पीपल. Price rise, unemployment, corruption, all these problems which were faced in other parts of the country also. Along with this, the employees of the railways gave a call for a nationwide strike in 1974. और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे important development हुई. That was that there was a strike which was undertaken by the railway employees. Railway employees की जो strike थी, this was led by George Fernandez. And what were their demands? Their demands were bonus and improving service conditions. तो जो ये ऑलरेडी बिहार गुजरात मूवमेंट चल रही थी और जो जयप्रकाश नारायण ने ये जो कॉल दी थी टोटल रेवोल्यूशन की, इसी में आप कह सकते हो और भी जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटेस्ट वर टेकिंग प्लेस, उनमें से एक थी रेलवे स्ट्राइक. क्वेश्चन आ सकता है रेलवे स्ट्राइक के किसने लीड किया था उसको और क्या उनकी डिमांड्स थी. नाउ व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू दिस? This strike also raised the issues like rights of the workers,
The government refused to concede the demands of striking workers. गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स के आगे झुकने से मना कर दिया और this created, you can say, unrest all around. Jayaprakash Narayan led a people's march to parliament. This was one of the largest political rallies ever held in the capital. I would also like to mention here one point, that Jayaprakash Narayan got involved in this movement only because only on one condition, that it had to have a non-violent, you can say, phenomena or non-violent methodology. तो ये जो उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज हुई यहाँ पे, ये सबसे बड़ी रैली थी अब तक की जो हुई यहाँ पे. He was now supported by the non-Congress opposition parties. अब और भी जो दूसरी non-opposition parties थी, जो ऑलरेडी पहले भी शुरू कर चुकी थी लोगों को लीड करना, या आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, उन मूवमेंट, उन पार्टीज ने भी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट किया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल BJS, दैट वाज भारतीय जनसंघ. यहाँ पे है दी कांग्रेस ओ, जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था उसमें जो दो पार्टीज बनी थी. कांग्रेस ओ वो वाली पार्टी थी जो पुराने लीडर्स वाली पार्टी थी, उन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट किया. और भी एक दो पार्टीज थी और भी कुछ पार्टीज थी जिन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया. तो पूरा का पूरा ये जो कंट्री में अभी इस वक्त सिचुएशन चल रही थी, उसको आप रिलेट कर सकते हो. अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कुड बी सीन हियर, और डिमांड फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कुड बी सीन हियर. उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी. ये वो टाइम था. देखो बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं. बिहार में मूवमेंट हुई, गुजरात में मूवमेंट हुई, उसके बाद टोटल रेवोल्यूशन यहाँ पे शुरू हुई, और भी जो नॉन अपोजिशन पार्टी थी वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी. रेलवे स्ट्राइक हुई. अब एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ देखी गई वो थी गवर्नमेंट का जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट. देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो यहाँ पे लेजिस्लेचर, बेसिकली यू कैन से गवर्नमेंट का जो रोल था वो, और जुडिशरी का जो रोल था, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हुई. द गवर्नमेंट हैड मेनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी. 3 तरीके के यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है वो डिस्कस किए गए हैं बुक में, जो यहाँ पैदा हुए गवर्नमेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में. एंड दिस गवर्नमेंट वॉज लेड बाय कांग्रेस एंड दी इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट वॉज, कैन द पार्लियामेंट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो हम सबको एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री मिले हुए हैं, एडल्ट सिटीजन्स को. तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिशिएबल है. जस्टिशिएबल इन नेचर का मतलब होता है दैट इफ एनीवन इज डिनाइड अ फंडामेंटल राइट, दैट पर्सन कैन अप्रोच कोर्ट. तो यहाँ पे जुडिशरी का रोल आ जाता है. तो यहाँ पे एक इंसिडेंट्स जो हुए थे, इनफैक्ट एक केस के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, केशवानंदा भारती केस के बारे में. तो ये सब चल रहा था उस वक्त ऑलरेडी. तो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू था कि क्या पार्लियामेंट इन फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है या नहीं. मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स विच वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. लेकिन उसके बाद आने वाले सालों में 1970s की हम बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन द ये वाला रीजन दिया गया था दैट सिंस द गवर्नमेंट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस सीलिंग ऑफ लैंड सीलिंग, तो उससे राइट टू प्रॉपर्टी जो था दैट वाज इंटरवीनिंग इन और यू कैन से कि उसी वजह से मुश्किल हो रही थी उन प्रिंसिपल्स को या उन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने में. तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा दोनों के बीच में. सेकंड था, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट. क्या जो अब गवर्नमेंट जो यहाँ पे चाहती थी कि राइट टू प्रॉपर्टी को वो हटाना चाहते थे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, तो क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है. Third is the parliament amended the constitution saying that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles. तीसरी यहाँ पे बात हुई कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया, और ये रीजन दिया यहाँ पे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जो बात है, अगर उसमें उनको इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर फंडामेंटल राइट्स भी बीच में आते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जा सकता है. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट और द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट.
मतलब एक इस तरीके की स्टेट बनाना जिसमें सब लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे ये कहना था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अगर फंडामेंटल राइट्स भी उसके आड़े आ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, या जैसे उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, वो किया जा सकता है। ऐसा था गवर्नमेंट का मानना और पार्लियामेंट ने यहाँ पे अमेंडमेंट भी की। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया एंड दिस लेड टू अ क्राइसिस बिटवीन द टू। इसकी वजह से दोनों के बीच में ये क्राइसिस जो था वो पैदा हुआ। उसके साथ साथ एक और यहाँ पे प्रॉब्लम थी जो दिखी, दैट वाज फॉलोड बाय ए वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी इस वक्त, मतलब जरूरत थी उस चीज की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी वो वैकेंट हुई। अकॉर्डिंग टू द रूल पॉलिसी, जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, he has to be made the or appoint he has to be appointed as the chief justice of India and this appointment has to be done by the president of the country। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होना था, लेकिन ये जो गवर्नमेंट थी इस वक्त, इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट, उन्होंने 1973 में क्या किया, 3 सीनियर जज ऑलरेडी थे लाइन में, तो जो सबसे ऊपर सीनियोरिटी में थे, फिर उनसे नीचे जो सीनियोरिटी में थे और उनसे नीचे थे, इन तीनों जजेस को ओवरलुक करते हुए एक और जो जस्टिस थे उनका नाम था A.N. रे, उनको बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तो क्लियरली देखा जा सकता था कि यहाँ पे किस तरीके से जुडिशियरी के रोल के बीच में भी और जुडिशियरी की जो कंपोजिशन है उसके बीच में भी ये गवर्नमेंट दखल अंदाजी कर रही थी। तो ये हुआ, और इसके साथ साथ एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि दी हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मतलब जब ये हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला, तो हुआ 12 जून 1975 को क्या हुआ था कि एक डिसीजन दिया हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को, एक वहां पे जो जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था लोकसभा का वो इनवैलिड था। हुआ क्या था कि एक कैंडिडेट थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इस इलेक्शन को लड़ा था, उनका नाम था राज नारायण। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, ही वाज अ सोशलिस्ट लीडर, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज किया था अपनी कैंपेनिंग के लिए, जो कि अलाउड नहीं है। एज पर द इलेक्शन कमीशन, द गवर्नमेंट मशीनरी शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग और फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्शन प्रमोशन। तो ये हुआ, तो उनके इलेक्शन के खिलाफ ऑलरेडी एक पिटीशन पड़ी हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और 12 जून 1975 में उन्होंने ये डिसीजन दे दिया जो वहां पे जस्टिस थे, और उन्होंने कहा कि ये जो अब जो सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने डिमांड की कि इंदिरा गांधी को रिजाइन करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा सो ही अनाउंस फॉर अ नेशन वाइड सत्याग्रह। So you can say this was the background of emergency, in which then later on emergency was declared on 25th June 1975. So this is all about the background to emergency and the role of Jayaprakash Narayan and the concept of total revolution and Bihar and Gujarat movements. And in second part, now I would discuss about the entire process of emergency, and stay tuned for that.